हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सेल एंड बैटरी। देखिए, जो सेल होता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन की सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? सेल। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको हम कहते हैं सेल। और कई सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। क्या? हम अगर सेलों को सीरीज में या फिर पैरेलल में, एक साथ कई सेलों को सीरीज या पैरेलल में लगा देंगे तो क्या है, एक बैटरी का निर्माण होता है। यानी कि काफी सेल, कई, एक, दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर हम एक बैटरी का निर्माण करते हैं। जब हमने अल्टरनेटर पढ़ा था, अल्टरनेटर में क्या पढ़ा था कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम अल्टरनेटर कहते हैं। उसी तरीके से जो जो युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है। और जो सेल होता है ये रासायनिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। अल्टरनेटर किस पे करता था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और सेल करता है रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। देखिए, इसकी सबसे पहले संरचना देखिए। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। क्या होता है? वोल्टा मीटर। वोल्ट मीटर नहीं है ये, वोल्टा मीटर है। वोल्टा मीटर किसे कहते हैं? पात्र को। ये है एक पात्र। ये पात्र किस धातु का बना होता है? या तो ये कांच का, ये या तो कांच का बना होगा या फिर चीनी मिट्टी का। ठीक है भाई। किसका? जो वोल्टामीटर होता है ये कांच का या फिर चीनी मिट्टी का बना होता है। और इस वोल्टामीटर के अंदर एक पदार्थ भरा जाता है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये तरल पदार्थ होता है। ये जो वोल्टामीटर होता है इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय या फिर अकार्बनिक पदार्थ। अम्लीय या अकार्बनिक पदार्थ। और ये क्या है? इसके अंदर विद्युत धारा हम गुजार सकते हैं। यानी कि विद्युत धारा का सुचालक होता है, ना कि कुचालक होता है। और जो कुचालक तरल पदार्थ होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकते। जैसे वनस्पति तेल हो गया, अल्कोहल हो गया, स्प्रिट होगी, और अशुद्ध जल होता है जैसे डिस्टिल्ड वाटर। वो क्या है? वो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है अम्लीय, यानी कि एसिडिक होता है और अकार्बनिक पदार्थ होता है वो। अब इसके अंदर क्या है? दो इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इसके अंदर, इस वोल्टामीटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। एक होती है एनोड। क्या होती है? एक होती है एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। जो पॉजिटिव वाली होती है, पॉजिटिव वाली को हम एनोड कहते हैं, और जो कैथोड होती है, कैथोड को हम नेगेटिव रोड कहते हैं। समझ आ गया होगा इतना? इस वोल्टामीटर के अंदर दो रोड रखी हो जाती हैं। एक होती है कैथोड, एक को हम कहते हैं एनोड। ठीक है दोस्तों। इधर जो ये क्या है, इसके अंदर करंट गुजारा जाता है। अब ना ये देखना है कि करंट कहां से कहां जाता है। देखिए, हम एक चीज से इसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब बाहर जो है इसे लोड कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए यहां पर एक बल्ब लगा दिया है और ऐसे कनेक्ट कर दिया। मैंने आपको जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, जब क्या बताया था कि जो बाहर का जो सर्किट होता है, सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। किससे? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एनोड से इधर होते हुए कैथोड की तरफ जाएगी। ठीक है। और फिर ये इस रॉड के अंदर प्रवेश करेगी।
फिर ये यहाँ से यहाँ इधर जाएगी। ये जो इसके राड का जो सर्किट है ये कौन पूरा करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट पूरा करती है इनके बीच का सर्किट को। यहाँ कोई तार नहीं जोड़ी जाती इन दोनों को, दोनों रोड होती है इनके बीच में कोई तार नहीं जुड़ी होती। इसके बीच में जो कुचालक जो सुचालक का कार्य करता है वो कौन होता है, वो होती है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। अभी हमें ये समझना है कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है। देखिए बाहर के सर्किट में तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसलिए यहां से लेकर इधर की ओर होता हुआ जाएगा करंट। तो अंदर का हम ये कहेंगे कि जिस सिरे से करंट इस वोल्टामीटर के अंदर जा रहा है उसे हम कैथोड कहते हैं। यानी कि अंदर पात्र के अंदर एक सेल के अंदर जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और बाहर के सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट जो है क्या होता है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ इसमें चली जाती है लोड के पास, फिर यहाँ नेगेटिव सिरे से होते हुए ये अंदर प्रवेश कर जाती है सेल के अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो बाहर का सर्किट होता है, बाहर के सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और जो सेल होता है सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पर हमें ज्यादा टाइम लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब ना जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती है उसका गुण क्या होता है मेन, कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो ताप गुणांक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो होता है नेगेटिव। यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इसका। जितना ज्यादा इसके अंदर टेम्परेचर होगा उतना कम इसका प्रतिरोध होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा, कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं एक सेल के अंदर उसका ताप गुणांक, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। वोल्टामीटर के अंदर रख दिया हमने इलेक्ट्रोलाइट। अब उसके अंदर दो रोड रखी जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। बाहर के सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट गुजरता है, और सेल के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ करंट गुजरता है। और जो ये प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इस प्रक्रिया को भी हम समझ लेते हैं। जैसे ही ना हम इसके अंदर एनोड इसमें करंट देते हैं, जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोड के पास करंट देते हैं, देखिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी क्या होता है, पहले तो ये समझिए आप। सबसे पहले तो ये समझिए कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कैसा है। जैसे ही हम अम्लीय या फिर अकार्बनिक विलयन में से ना विद्युत धारा को गुजारते हैं तो ये विलयन जो अपने अवयवों में टूट जाता है। इसके जैसे जो अवयव होंगे ना, जैसे होता है H2SO4 मान लेते हैं, H2SO4 ये क्या है, एक अम्लीय विलयन होता है या फिर अकार्बनिक विलयन होता है। H2SO4 इसके अंदर तरल पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे ही हम इस विलयन के अंदर ना, इस सॉल्यूशन के अंदर करंट को देंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे इस विलयन के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। क्या, अपने जो अवयव होते हैं इनके उसके अंदर विभक्त हो जाएगा। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये होता है H2SO4, क्या होता है, ये होता है H2SO4, तो ये दो भागों में बट जाएगा, 2H हो जाएगा प्लस SO4 हो जाएगा। तो ये दो विलयनों में विभक्त हो जाता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो ये हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जो सल्फेट है ये बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि ऋणायन। क्या हो जाएगा, ऋणायन। मैंने क्या कहा आपको, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो ये अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, यानी कि एक बन जाता है पॉजिटिव और एक बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन हो जाता है। ये होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया। और जैसे ही हम इसके अंदर ये विद्युत धारा गुजारते हैं ये अपनी केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप एक इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे हम बाहर के सर्किट को हम करंट पहुंचा सकते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल की परिभाषा। ठीक है भाई, अब जो सेल होते हैं ना, सेल होते हैं दो प्रकार के। देखिए सेल को ये कितने प्रकार के होते हैं ना, उससे पहले हम ना इसका नियम को जान लेते हैं। नियम क्या होता है इसका, देखिए जिस प्रकार फैराडे ने विद्युत चुंबकीय का नियम दिया है उसी प्रकार से फैराडे के विद्युत अपघटन के भी नियम है।
जो हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है, जो सभी थी, चाहे मोटर होगी, चाहे अल्टरनेटर हो गया, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो गया, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम। क्या कहा फैराडे ने हमें? किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्ट मीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, यहाँ वोल्टामीटर कर देना, वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टामीटर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। देखिए फैराडे ने हमें क्या बताया, दोबारा समझते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम विद्युत को गुजारेंगे तो उसके अंदर जो मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा है ना, वो वोल्ट मीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगी। देखिए, जो मुक्त हुए पदार्थ है उसे हम दर्शाते हैं एम से। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा यानी कि जो मास है, हम इसको मास भी बोल सकते हैं, ये समानुपाती होती है आई के। किसके? आई के। इसने ये बोल दिया ना, मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा वोल्ट मीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। आई यहाँ पर करंट को, एम यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, और जितनी देर तक हम ये करंट देंगे ना, उतना ही ज्यादा मुक्त होंगे पदार्थ। पदार्थों के मुक्त होने की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं एम समानुपाती जो है आई टी के होता है। यानी कि जितना हम उसके अंदर करंट देंगे और जितने समय तक देंगे उसके समानुपाती होता है। अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकल कर आ जाता है, जिसे हम जेड से दर्शाते हैं। एम बराबर जेड आई टी हो जाता है। जेड यहाँ पर क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक को दर्शा रहा है। विद्युत विद्युत रासायनिक तुल्यांक को दर्शाता क्या? जेड। आई यहाँ पर करंट को, टी यहाँ पर समय को, एम यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। बिल्कुल सिंपल नियम है। क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थों की जो मात्रा है वो सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? ये वाला फॉर्मूला आपको आपके दिमाग में रट जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, भूलना नहीं है आपको कभी भी इसको। एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड आई टी, 2-3 बार इसको बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब फैराडे ने जो है दूसरा नियम भी दिया। ये तो हो गया प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है ये। और द्वितीय नियम हमें क्या बताता है कि जब समान मात्रा की धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में से एक ही समय में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ये कहा हमें द्वितीय नियम ने। देखिए समझिए, इसको रट्टा नहीं लगाना, एक बार आपको समझना है इसे। क्या कहा है कि जब समान मान की धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में से एक ही समय में प्रवाहित की जाती है। मान लीजिए एक पोर्ट ये है, एक ये है वोल्टामीटर, एक ये है, एक ये है, ये 4 वोल्टमीटर है। इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रखी जाती है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है? करंट गुजारा जाता है। क्या? करंट गुजारा जाता है। और इलेक्ट्रोड पर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होगी, ये 2 इलेक्ट्रोड होगी चारों पोर्ट के अंदर। तो इनके आसपास जितने भी भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती है। जैसे ही हम इसके अंदर करंट देंगे व्हील में, तो इस जो ये विलियन है ना, इसमें से कुछ पदार्थ जो है विमुक्त हो जाते हैं और वो रोड पर जा चिपटते हैं, यानी कि रोड के पास चले जाते हैं। वो रोड जो है उन विमुक्त हुए पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। जब समान मान की धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में से एक ही समय में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा, यानी कि हर एक पोर्ट के अंदर, हर एक वोल्टामीटर के अंदर अलग प्रकार का अम्लीय या फिर अकार्बनिक विलयन रखा गया है। तो यहां पर क्या बनता है? देखिए, जो यहां पर बनेगा वो एम जो है ना, वो समानुपाती होगा डब्ल्यू के। डब्ल्यू यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? डब्ल्यू यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक को दर्शा रहा है। जो हमने यहाँ पर देखा ना जेड, ये था विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड क्या था? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। लेकिन जो यहाँ पर डब्ल्यू है ये होता है रासायनिक तुल्यांक। एक होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, एक होता है रासायनिक तुल्यांक। और एम यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा को दर्शा रहा है।
ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। दोनों नियम आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सेल है ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। क्या? एक होते हैं प्राथमिक सेल, एक होते हैं द्वितीयक सेल। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में मेन अंतर क्या है कि जो प्राथमिक सेल है ना, एक बार अगर इनका ईएमएफ खत्म हो गया, यानी कि इनके इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके अंदर, उसकी दोबारा ईएमएफ पैदा करने की क्षमता अगर खत्म हो गई तो हम इसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन द्वितीयक सेल में क्या है, इसे हम पहले करंट देते हैं, फिर ये अपने अंदर ईएमएफ स्टोर करता है, यानी कि बिजली को अपने अंदर स्टोर करता है, और फिर जो है हम उससे बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा उससे यूज कर सकते हैं। यानी कि द्वितीयक सेल में हम बिजली को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल क्या होता है, ये एट अ टाइम जो है विद्युत बनाकर हमें दे देता है। कैसे? देखिए, मैंने आपको एक चित्र बनाकर दिखाया। इसके अंदर ये रोड रखी है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट रखी गई है। जैसे ही हम यहाँ पर लोड को कनेक्ट करेंगे ना, क्या है, लोड को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। किसके अंदर? प्राथमिक सेल के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया इसके अंदर चालू हो जाती है। समझ आ गया होगा इतना। और उसी के फलस्वरूप ये एक ईएमएफ जनरेट करता है, और वो ईएमएफ इस लोड को अपने कार्य करने के लिए चलाने के लिए स्टार्ट कर देता है। यानी कि इस, मान लीजिए ये बल्ब है तो इस बल्ब को जगा देता है इसका जो ईएमएफ होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में यही अंतर होता है। और मेन क्या है, प्राथमिक सेल को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय। और जो द्वितीयक सेल होता है इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय। क्या कहा मैंने? जो प्राथमिक सेल होते हैं हम इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय, और द्वितीयक सेल होते हैं उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय का क्या मतलब है? यानी कि प्राथमिक सेल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और द्वितीयक सेल जो होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी बार बार चार्ज कर कर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये प्राथमिक सेल जो है वजन में भी हल्के होते हैं। जो घरों में हमारे रिमोट होते हैं ना, जो रिमोट घर में यूज होते हैं वो प्राथमिक सेल ही होते हैं। और जो घरों में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगाई जाती है वो द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आते हैं। ये अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब जो आप देखना, अगर आपने रिमोट में सेल डाला हुआ, आपका टीवी का रिमोट है उसके अंदर जो सेल डाला हुआ है, अगर वो एक बार कार्य करना बंद कर देता है तो क्या आप उसे दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, उसे हमें फेंकना ही पड़ता है। लेकिन द्वितीयक सेल क्या है, अगर आपके घर में लाइट चली गई भाई, तो मान लीजिए 2 घंटे तक लाइट गई, तो 2 घंटे तक वो जो बैटरी है वो सप्लाई देती रहेगी आपके घर को, और जैसे ही लाइट आएगी वो फिर से चार्जिंग करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि हम उसके ईएमएफ को एक बार यूज कर ले तो दोबारा उसके अंदर स्टोर करके हम दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल में ऐसा नहीं होता, अगर वो एक बार खराब हो गया तो उसे हमें फेंकना ही पड़ता है। इनका जो प्राथमिक सेल होता है इनका ईएमएफ भी कम होता है, और द्वितीयक सेल का ईएमएफ जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है भाई, प्राथमिक सेल जो है 6 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो 6 प्रकार के होते हैं, और द्वितीयक सेल जो है बस जो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो प्राथमिक सेल है ये कम दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, लेकिन द्वितीयक सेल जो है उचित मान पर धारा को प्रदान कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन्हें जो है दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल को, द्वितीयक सेल को बार बार आवेशित किया जा सकता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं इनकी हर एक सेल को विस्तार से। अगर आपको कोई भी जो पार्ट है ना इस वीडियो का अगर समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बता देना, आपको दोबारा बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, देखिए प्राथमिक सेल होते हैं 6 प्रकार के। एक होता है वोल्टाइक सेल, एक होता है डैनियल सेल, एक होता है लेक-लांसे सेल, एक शुष्क सेल, एक मरकरी सेल, एक सिल्वर ऑक्साइड सेल। शुष्क सेल जो होता है इसे हम कहते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल जो आपके घरों में ये जो घड़ियों में यूज होते हैं, कौन से जो दीवार घड़ी होती है उनके अंदर, आपके टीवी के रिमोट में जो यूज होते हैं वो होते हैं शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। और मरकरी सेल पता कौन से? मरकरी सेल को ना बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल, जो छोटे छोटे खिलौनों में जो सेल आते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, सिलिकॉन से स्टेनलेस स्टील के। किसके?
जिनका जो बाहर का भाग होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे कारों में जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है उसको हम मरकरी सेल या फिर बटन सेल भी कहते हैं। और जो सबसे प्राथमिक जो सबसे सेल है ना, जो सबसे पहले बनाया गया सेल है वो होता है प्राथमिक सेल, वोल्टाइक सेल है। सबसे पहले खोज किसकी की गई थी? वोल्टाइक सेल की खोज की गई थी। और किसने करी थी? ये करी थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। उसी के नाम पर इस सेल का नाम रखा गया है। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने करी थी और सन 1800 के आसपास, सन 1800 के आसपास जो है इस सेल की खोज करी गई थी। और जो प्राथमिक सेल होते हैं ना, प्राथमिक सेल की आंतरिक प्रतिबाधा उच्च होती है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, आंतरिक प्रतिबाधा उच्च होती है। किसकी? प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल की जो आंतरिक प्रतिबाधा होती है भाई वो बहुत ही उच्च होती है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है। किसमें? डीआरडीओ, डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो आंतरिक प्रतिबाधा प्राथमिक सेल की वो उच्च होती है, निम्न होती है, उच्च होती है। देखिए सबसे पहले ना हम वोल्टाइक सेल को ही समझ लेते हैं, इसके पूरी कार्य प्रणाली को समझेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये एक वोल्टामीटर है, इसके अंदर भरी गई है इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है H2SO4। हिंदी में इसे बोलते हैं तनुगंधक। हिंदी में इसे बोलते हैं तनुगंधक। इसके अंदर दो रोड यूज की जाएंगी। एक रोड ये होगी, एक रोड ये होगी। इसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इसे हम नेगेटिव मान लेते हैं। जो पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव को तो है जो तांबे के रूप में प्रयोग करेंगे, तांबे का प्रयोग। एनोड जो छड़ होगी उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तांबे का। और जो ये कैथोड होगी है, कैथोड को हम यूज करेंगे जिंक के पदार्थ का। किसका? जिंक का। जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में और तांबे की छड़ जो है एनोड के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक यानी कि H2SO4। H2SO4 कौन सा? डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ना वो कहां से कहां तक? मैंने आपको क्या बताया? अंदर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यानी कि अंदर जो है इस कैथोड से लेकर एनोड के बीच में जो है विद्युत धारा प्रवाह करेगी, और बाहर के सर्किट में इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है भाई, यानी कि तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ तक, और अंदर के परिपथ में कैथोड से यानी कि जिंक से तांबे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हर एक चीज को अच्छे तरीके से बता कर आया हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये विद्युत धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर करंट यहां से यहां तक जा रहा है तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। यानी कि बाहर के सर्किट में अगर यहां से यहां करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से इधर। तो फिर अंदर की तरफ कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना कि करंट की। करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा बाहर की तरफ, और अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। देखिए जो वोल्टाइक सेल होता है इसका विद्युत वाहक बल बहुत ही कम होता है, 1.08 वोल्ट होता है। कितना? 1.08 वोल्ट, बहुत ही कम वोल्टेज इसके अंदर होती है। देखिए अब समझते हैं इसकी रासायनिक प्रक्रिया जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इंपॉर्टेंट तो मान लीजिए एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि जो ये होता है रासायनिक प्रक्रिया ना, कि एक सेल किस तरीके से कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो होगी कॉपर की रोड, कॉपर की रोड। एक होती है जिंक की रोड, इतना आपको पता है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? H2SO4। अब जैसे ही हम इस रोड को एक लोड के साथ कनेक्ट करते हैं,
एक बल्ब इसके बीच में अगर हम लगा देते हैं तो क्या है, इसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये दो भागों में बट जाता है। मैंने आपको क्या कहा, जो ये विलयन होता है ये दो भागों में बट जाता है। एक बन जाता है 2H और ये होता है पॉजिटिव, और एक बन जाता है SO4 और ये होता है नेगेटिव में। क्या ये दो भागों में बट गया, एक तो 2H में और एक SO4 में। अब जो SO4 है ना, SO4 ये जिंक की प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होगा। कहां पर, जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव जो होगा विलियन, नेगेटिव जो आयन होगा ना, ये दो भागों, ये जाएगा जिंक की रोड की तरफ। कहां पर, जिंक की रोड की तरफ। अब जिंक क्या हम क्या कहते हैं, Zn कहते हैं, Zn प्लस ये जब SO4 जो है उसके पास चला जाएगा तो ये एक नया केमिकल रिएक्शन बनाएगा जिसे हम कहेंगे ZnSO4। ZnSO4 यानी कि ये बना देता है जिंक सल्फेट को, यानी कि जो कैथोड होगी ना, कैथोड पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्योंकि जो ये सल्फेट जो है अलग हुआ है आयन, इस इलेक्ट्रोलाइट के दो भाग हो गए, दो आयनों में बट गए, H2H प्लस SO4 में। अब जो नेगेटिव वाला आयन है वो ऋण आयन के, यानी कि इसके पास कैथोड के पास जाएगा, और जो 2H है यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ। अब एनोड की तरफ कैसे जाएगा, देखिए अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है 2H प्लस, ये पॉजिटिव में है ना, प्लस इसके पास है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में करते हैं क्रियाएं करके ये क्या बन जाते हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। ये होती है इसकी केमिकल रिएक्शन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है कि देखिए H2SO4 एक डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2 हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लिया। जैसे ही हमने लोड से बाहर कनेक्ट किया तो लोड के कारण इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन आया, जिसे ये दो भागों में बट गया, या दो आयन आपस में बट गए, जिसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। H है ये पॉजिटिव, SO4 है नेगेटिव। अब जैसे ही ये SO4 जो है ये जाता है कैथोड की तरफ। कहां पर, कैथोड की तरफ, और कैथोड बनाई गई है जिंक की रॉड। अब ये जिंक के साथ जो है रिएक्शन करता है, जिसे वो वहां पर जिंक सल्फेट बना देता है। अब ये 2H है, ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा एनोड के पास। एनोड के पास रिएक्शन करेगा ये, तो वहां पर एक गैस बना देगा H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है ये एनोड के पास। इसलिए यहाँ पर जो ये है एनोड है, यहाँ पर क्या है, एक गैस का निर्माण हो जाता है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, और बुलबुले बन जाते हैं वहां पर। ठीक है भाई, इस प्रकार से ना जिंक की रॉड से कॉपर की रोड की तरफ एक करंट प्रवाहित होने लगता है। कहां से, जिंक से कॉपर रोड की तरफ एक करंट प्रवाहित होने लग जाता है। ये होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल, अ केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल। उम्मीद आपको वोल्टाइक सेल समझ आ गया होगा। अब ना इस वोल्टाइक सेल के अंदर ना दो दोष भी होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्ट, फॉल्ट होते हैं, यानी कि इसके अंदर होते हैं दो दोष होते हैं। एक होती है स्थानीय क्रिया, स्थानीय क्रिया, और एक होता है ध्रुवाच्छादन। स्थानीय क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं लोकल एक्शन, और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। मैंने क्या कहा कि जो वोल्टाइक सेल है इसके अंदर होते हैं दो फॉल्ट, दो दोष होते हैं इसके अंदर। एक को हम कहते हैं स्थानीय क्रिया यानी कि लोकल एक्शन, एक होता है ध्रुवाच्छादन यानी कि पोलराइजेशन। अब दोनों को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए एक सेल अगर आपको समझ आ गया ना, मान लीजिए ये जो मैंने बताया आपको पहले वोल्टाइक सेल, अगर इसकी केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गई तो क्या है, आपको इन सभी की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उनमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। एक सेल को समझने हम ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पहला सेल है। अगर इस यही आपको समझ नहीं आया तो आगे क्या आएगा समझ, इसलिए जो है पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या है, इसके अंदर दो दोष होते हैं, एक होता है पोलराइजेशन और एक होता है स्थानीय क्रिया। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम स्थानीय क्रिया को, यानी कि लोकल एक्शन।
हमें एक बात का पता है, जो जिंक की रोड है ना, जिंक, शुद्ध जिंक मिलना बहुत ही मुश्किल होता है भाई। जो शुद्ध जिंक होता है उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके अंदर ना कुछ अशुद्धियां मिली रहती है। जैसे उसके अंदर आयरन होगा, कार्बन होता है, सीसा यानी कि लेड होता है। यानी कि जिंक के अंदर ना कुछ अशुद्धियां मिली ही रहती हैं। शुद्ध जिंक का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब होता क्या है, अब जिंक की जो राड है, ये जिंक की राड है, अब इसके अंदर मिला हुआ है, मान लीजिए हम कार्बन के कण इसके अंदर है। अब ये कार्बन क्या है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट, इस गंधक के साथ रिएक्शन करेगा। जो ये गंधक यानी कि H2SO4 इसके अंदर है, इसके साथ ये करेगा रिएक्शन। अब रिएक्शन करने के कारण ना ये अपने आसपास छोटे छोटे सेलों का निर्माण करने लग जाता है। कौन? जो इस जिंक के अंदर अशुद्धि मिली हुई है, कॉपर की, कार्बन की, सॉरी कॉपर कह रहा हूं, कार्बन की जो अशुद्धि मिली हुई होती है, वो इस गंधक के साथ एक क्रिया करता है और अपने आसपास ना सेलों का, छोटे छोटे सेलों का निर्माण करता है। अब इस छोटे छोटे सेलों में जो ईएमएफ वेस्ट जा रहा है, उसी को हम कहते हैं स्थानीय क्रिया यानी कि लोकल एक्शन। आपको समझ आ गया होगा लोकल एक्शन क्या होता है। ठीक है, इसे क्या होता है, ये जो राड है, राड के पास पास छोटे छोटे सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जो इसके अंदर ईएमएफ होता है वो बिल्कुल वेस्ट जाता है। इससे क्या है, शॉर्ट सर्किट होने के खतरे बने रहते हैं। शॉर्ट सर्किट, जिससे जो है सारा ही करंट जो ईएमएफ है नीचे ही वेस्ट हो जाता है, सेल के अंदर ही वेस्ट हो जाता है। अब इसको हम क्या दूर कर सकते हैं? बिल्कुल भाई। इसको दूर करने की एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अम्लगमेशन। क्या कहते हैं? अम्लग अम्लगमेशन। अम्लगमेशन होती क्या है? देखिए, ये तो हमें पता है कि शुद्ध जिंक का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जो है इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, इसे ना एक अशुद्ध जिंक को एक एसिड में डुबोया जाता है। सबसे पहले किसमें? एसिड में। एसिड, सबसे पहले क्या है, जिंक की रोड को एसिड में डुबो दिया जाता है और उसके ऊपर मरकरी का लेप लगा दिया जाता है। किसका? मरकरी का। और इसी प्रक्रिया को हम अम्लगमेशन कहते हैं। एग्जाम में आया वो सवाल है कि अम्लगमेशन की क्रिया को, देखिए क्या क्या एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि जिंक की रोड के ऊपर मरकरी के लेप लगाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्लगमेशन। क्या कहते हैं? अम्लगमेशन। तब क्या होता है, जब हम जिंक की रोड पर मरकरी की परत चढ़ा देते हैं तो ये क्या है, ये आयरन के कणों को ढक लेती है। आयरन के या फिर जो उसके जो भी उसके अंदर अशुद्धि मिली हुई है, उस अशुद्धि को ढक लेती है और जिंक के साथ जो है क्रिया नहीं करने देती है। जो क्रिया है वो नहीं करने देती है। इतना आपको समझ आ गया होगा क्या कहा मैंने। जो लोकल एक्शन है, इस लोकल एक्शन को खत्म करने के लिए एक क्रिया का प्रयोग किया, एक क्रिया अपनाई जाती है जिसे हम कहते हैं अम्लगमेशन। उसको क्रिया क्या होती है कि जिंक की रोड को पहले एसिड में डुबोया जाता है, फिर उसके ऊपर मरकरी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, आयरन और कार्बन के कण जो है ढक लेती है वो मरकरी, और जिंक के साथ क्रिया नहीं करने देती है। ये है लोकल एक्शन। ये पता चल गया आपको लोकल एक्शन क्या होता है और इसको ठीक किया कैसे किया जा सकता है। अब अगला है ध्रुवाच्छादन, या फिर हम इसे कहते हैं पोलराइजेशन। देखिए, मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि जो ये कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड के पास H2 गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब इस हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनती है। हाइड्रोजन गैस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, और ये ना एनोड की जो रोड होती है, जो एनोड होती है ना, यानी कि जो ये पॉजिटिव रोड होती है, इस पॉजिटिव रोड को पूरा ढक लेती है, पूरा ढक लेती है। यानी कि ये अगर रोड है तो इस रोड को जो है पूरा ढक लेती है ये गैस। और ये किसका कार्य करती है? कुचालक का कार्य करती है। कुचालक, मैंने आपको ना यहाँ ये तो इतना समझ आ गया होगा कि जो एनोड के पास कौन सी गैस आती है, ये H2 गैस आती है। ये H2 गैस आती है और ये इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि ये पूरे ही रोड को ढक लेती है। और ये पूरा जो नेगेटिव है, जो यानी कि जो कैथोड है, कैथोड से जो करंट है वो इधर नहीं आने देती है, यानी कि ये इसका सर्किट पूरा नहीं होने देती है हाइड्रोजन गैस।
इसलिए यहाँ पर जो करंट जो है यहाँ पर ये वेस्ट हो जाता है, जो ईएमएफ है ये वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये इन दोनों रोड के बीच में बाधा बन जाती है ये हाइड्रोजन गैस, और ये कुचालक का कार्य करने लग जाती है, इन दोनों के बीच में सर्किट को पूरा नहीं होने देती है, जिससे इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है, पावर लॉस होता है इसके अंदर। क्या होता है इसके अंदर? पावर लॉस भी हो जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है भाई, इसलिए जो पोलराइजेशन की क्रिया है इसको दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक पदार्थ का यूज करेंगे जिसका नाम होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड एक पदार्थ का यूज किया जाएगा जिसका नाम होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन गैस को पानी में बदल देता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को पानी यानी कि तरल पदार्थ में बदल देता है, और जिससे क्या होता है ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये पानी बनकर नीचे गिर जाती है, और जो प्लेट के आसपास का जो एरिया है वो खाली हो जाता है, जिससे फिर से पहले की तरह सुचारू रूप से करंट जो है पॉजिटिव से नीचे कैथोड से एनोड की तरफ आसानी से जा पाता है। ठीक है भाई, ये क्या है? और इसे ना एक और विधि है जिससे हम इसको पोलराइजेशन को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो होती है मुश्किल। उसमें उसका क्या है, हमें ना बार बार प्लेटों को ना बाहर निकालना पड़ेगा। प्लेटों को बार बार बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करने से भी ध्रुवीकरण दूर हो जाता है, दोष जो है दूर हो जाता है, लेकिन ये कार्य मुश्किल होता है। बार बार कौन सेलों को बाहर निकालेगा, अंदर रखेगा? इसलिए इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का ही प्रयोग हम कर लेते हैं। इनकी फायदे क्या है भाई? वोल्टाइक सेल के, जो वोल्टाइक सेल होता है ना, इनसे हम तुरंत करंट प्राप्त कर सकते हैं भाई। तुरंत जो है ईएमएफ इनसे हम ले सकते हैं। ये सस्ते होते हैं, कम स्थान घेरते हैं इन्हें, और देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्या है, इन्हें बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये इसका लॉस होता है। यानी कि इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते। वोल्टाइक सेल या फिर हम प्राथमिक सेल की बात करें, इसके कोई भी सेल को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर एक बार ये खराब हो गया, इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपना कार्य करना बंद कर देती है, तो फिर हम इसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन द्वितीयक सेल ऐसा नहीं होता, उसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा वोल्टेक सेल के बारे में, कल हम इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि एक जो सेल होता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सामने एक नई चीज आई है। अगर अभी हम विद्युत चुंबकीय के नियम को पढ़ रहे होते तो फिर तो आप आसानी से समझ लेते, क्योंकि वो हमने पिछले काफी क्लासेस में पढ़ लिया। लेकिन अब आपके सामने जो है एक फैराडे का नया नियम आया है, विद्युत अपघटन का नियम। इसे समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक सेल पर ज्यादा टाइम दिया है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है मुझे आपको ये वोल्टाइक सेल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बस ये अगर आपको ये रासायनिक क्रिया समझ आ गई तो ये समझ लीजिए आप, ये कोई सेल भी समझ आ गया। और जो ये मैंने लोकल एक्शन और ये इसका पोलराइजेशन बताया, ये तो बिल्कुल ही आसान है। इसके नोट्स बनाते रहना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है हम कल की क्लास में करेंगे। जो सेल एंड बैटरी है थोड़ा लंबा चैप्टर हो सकता है, यानी कि 4 से 5 क्लास इसकी बन सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी इतना ही है। 4 से 5 सवाल आने के भी पूरे चांस इसके सेल एंड बैटरी से। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से अपने नोट बनाते रहना, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। जो आगे का पार्ट है वो करेंगे कल की क्लास में।